1983 इस साल इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी। इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद इंडिया के लोगों में क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर दूसरी गली में से एक नया क्रिकेटर निकल के आ रहा था। इसके बाद से यंगस्टर्स क्रिकेट को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो गए थे। बट 1983 तक जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ करते थे वो मोस्टली इंग्लैंड में होते थे। बट फिर आता है 1987, इस साल फिर से वर्ल्ड कप होने वाला था और इस बार वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड को नहीं बल्कि इंडिया को मिली थी। बट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने में लगते हैं पैसे और BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पास ₹1 भी नहीं था। एंड यहाँ पे एंट्री मारते हैं धीरू भाई अंबानी। हम ये कह सकते हैं कि अगर उस दिन अंबानी ना आते तो शायद ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो ही ना पाता और अंबानी ने इसका पूरा सीन ही बदल दिया था। जस्ट इमेजिन, इस वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप नहीं बल्कि रिलायंस कप कहा जा रहा था। ये वर्ल्ड कप अंबानी के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम बन चुका था जिसे इंडिया नहीं बल्कि अंबानी जीत रहे थे। बट कैसे? तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। 1983 के बाद हर बार की तरह फिर से एक बार सारे देश बैठ के 1987 वर्ल्ड कप के लिए बिड्स लगा रहे थे कि किस कंट्री को इस बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1983 तक सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ करते थे, बट 1987 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने इंग्लैंड से 4 से 5 गुना ज्यादा पैसे बिड्स में लगा के ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी अपने हाथों में ले ली थी, जिससे पहली बार वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान में होने वाला था। बट द थिंग हियर इज BCCI जो सारे मैचेस इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाता है, उसके पास वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ₹1 भी नहीं था। और जैसे ये वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान में होने वाला था तो इसकी कॉस्ट भी डिवाइडेड थी, जिससे BCCI को ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए थे। एंड उस टाइम पे ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने की अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, बट अब पैसे कहां से आएंगे? एंड लेट मी टेल यू कि ये वर्ल्ड कप की कॉस्ट 2 तरह की पेमेंट्स में डिवाइडेड है। पहले तो BCCI को इन 20 करोड़ में से 4 करोड़ एज अ गारंटीड मनी उन कंट्रीज को देना था जो इन वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और दूसरा इन फॉरेन प्लेयर्स के एक्सपेंसेस उठाना, जैसे ट्रेवल, होटल्स में रहना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें से जो गारंटीड मनी था वो BCCI को दिसंबर 1984 तक देना ही देना था। एंड अब पैसे का जुगाड़ करने के लिए BCCI के पास 2 तरीके थे, पहला स्पॉन्सर और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। इस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दूरदर्शन के पास हुआ करते थे, जिसका मतलब दूरदर्शन अपने टीवी चैनल पे इंडिया के मैचेस ब्रॉडकास्ट करने के लिए BCCI को कुछ अमाउंट पे करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली दूरदर्शन ने कुछ रीजंस की वजह से ये अमाउंट पे करने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से BCCI को अराउंड 6 करोड़ का लॉस हो रहा था। एंड नाउ द थिंग्स आर गेटिंग इवन मोर वर्स। एंड अब BCCI का प्रेसिडेंट साल्वे राजीव गांधी को कॉल करता है एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज को गारंटीड मनी देने की डेडलाइन बहुत ही पास आती जा रही थी। और अगर BCCI ये 4 करोड़ देने में फेल हो जाता है तो इंडिया वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी खो बैठता, जिससे इंडिया की रेपुटेशन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता। इन लोगों के प्लान में ये था कि ये लोग धीरू भाई अंबानी को एज अ स्पॉन्सर ले लेंगे एंड इनकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगी। बट राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह ने धीरू भाई अंबानी को एज अ स्पॉन्सर लेने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये लोग एक नया स्पॉन्सर ढूंढना चालू कर देते हैं। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन कंपनीज को कांटेक्ट करा जाए, और जब कांटेक्ट करा तो कोका कोला, जिलेट, मित्सुबिशी ये तीनों कंपनीज मिलके सिर्फ 38 लाख देने को रेडी थे, जो 4 करोड़ के सामने तो कुछ भी नहीं है। और दिसंबर 1984 गारंटीड मनी देने की डेडलाइन और भी ज्यादा पास आती जा रही थी। एंड देन राजीव गांधी एक बहुत ही बड़ा रिस्क उठाता है। उसने गारंटीड मनी फॉरेन रिजर्व्स के थ्रू पे करने का सोचा। फॉरेन रिजर्व्स तब यूज करे जाते हैं जब किसी कंट्री में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, एंड यहाँ पे इन्हें यूज करना एक रिस्की चीज था। बट इसे यूज करके गारंटीड मनी वाली प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई थी, बट स्टिल एक प्रॉब्लम बची थी कि अब इन प्लेयर्स के एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। बट अब राजीव गांधी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह को डिफेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, और इसके बाद तुरंत BCCI के प्रेसिडेंट साल्वे ने धीरू भाई अंबानी को कॉल करा और उनको वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बनने के लिए प्रपोजल रखा, और धीरू भाई अंबानी ने ये डील तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ से पूरा गेम ही बदल जाता है। पहले तो अंबानी ने 5.5 करोड़ देके टाइटल स्पॉन्सरशिप ली, और फिर 2.6 करोड़ देके ग्राउंड एड्स भी ले लिए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि अंबानी ने सारे प्लेयर्स के एक्सपेंसेस भी उठा लिए थे। इन शॉर्ट, अंबानीज वर गोइंग क्रेजी। बट आखिर अंबानीज को इससे क्या फायदा हो रहा था? अंबानी का गोल इससे अपने ब्रांड रिलायंस को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना था। यहाँ तक कि जब एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी से पूछा जाता है कि वर्ल्ड कप को लेके इनके क्या प्लान्स हैं, तो अनिल अंबानी रिप्लाई करते हैं, व्हाट वर्ल्ड कप? आई डोंट नो व्हाट दैट इज। और फिर वही इंटरव्यूअर पूछता है कि डू यू नो द थिंग दैट यू आर स्पॉन्सरिंग? एंड देन अनिल अंबानी रिप्लाई करता है, ओह दैट्स नॉट द वर्ल्ड कप, दैट्स रिलायंस कप, कॉल इट दैट एंड नथिंग एल्स।
और इसके बाद से वर्ल्ड कप नहीं बल्कि रिलायंस कप बन चुका था। यहाँ तक कि इस वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम इंडिया पाकिस्तान जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से रिलायंस कप जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कर दिया गया था। अंबानी के लिए ये एक सिर्फ मार्केटिंग का तरीका था एंड वी कांट इवन इमेजिन कि इससे रिलायंस को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। एट द एंड ये वर्ल्ड कप इंडिया तो नहीं जीता पर अंबानी जरूर जीत गए। आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत ही इजीली समझ आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस।